हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। तो स्वागत है यूनिक स्टडी सेंटर में एक कदम सफलता की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। ठीक, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। क्या हमने अपने पिछले वीडियो का लास्ट टॉपिक देखा था, जिसका नाम था फॉर्मल चार्ज, यानी कि जिसको बोलते हैं हम फॉर्मल आवेश। जानते हैं हम कि फॉर्मल आवेश क्या होता है। फॉर्मल आवेश किसी भी मॉलिक्यूल है ना, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयंस में वो पर्टिकुलर एटम कहे तो अलग अलग एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। जबकि जो टोटल लिखा जाता है चार्ज किसी मॉलिक्यूल या किसी आयन के ऊपर जो चार्ज लिखा जाता है वो होता है उसका नेट चार्ज, यानी उस मॉलिक्यूल में सभी आयन्स या सभी एटम्स के ऊपर जितने चार्ज होते हैं उनका सम होता है। तो उनको अलजेब्राइक सम करके तब लिखा जाता है उसका टोटल चार्ज, यानी कि नेट चार्ज होता है। तो हम फॉर्मल चार्ज उसी को कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एटम के लिए जो चार्ज होता है उस मॉलिक्यूल में उसी को बोलते हैं हम फॉर्मल चार्ज, जिसका हमने फार्मूला भी बताया था। क्या बताया था हमने? फार्मूला बताया था फॉर्मल चार्ज के लिए। फॉर्मल चार्ज के लिए बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, कुल मिला के टोटल जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कुल मिला के मतलब जिस एटम के लिए हम कह रहे हैं, यानी जिस एटम पर्टिकुलर एटम के लिए बात होगी उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो वो था जिसको हम V से दर्शा सकते हैं। फिर हमने इसमें से क्या घटाया था भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए? अब देखिए इसमें से हमने घटाया कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी उस एटम के ऊपर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं। और कुछ घटाया था, और हमने घटाया था -1/2 और क्या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना। मतलब कि एक तो लोन पेयर और दूसरा होगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी जितने बॉन्ड वो बनाया है, वो पर्टिकुलर एटम जितने बॉन्ड बनाया है उनके एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2। तो जितने बॉन्ड उसने बनाया है सभी इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे रखेंगे, यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तब जाके हम उसका आधा करेंगे और घटाएंगे, तब हमको फॉर्मल चार्ज मिलेगा। इसको हम एक रूप में और भी लिख सकते हैं, V-L और -B/2। मतलब कह सकते हैं जो बॉन्ड बना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसका बटे 2, और ये लोन पेयर, और ये होगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या है? ये हमारे फॉर्मल चार्ज के लिए फार्मूला है, जो कि हमने शायद पिछले वाली वीडियो में, जो लास्ट वीडियो हमारी पड़ी थी, उसमें हमने इसका संक्षिप्त रूप नहीं बताया था, इसको बड़े रूप में लिखा था कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पूरा लिखा था। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। भाई बहुत बड़ी चीज याद तो होती नहीं है, उसको याद करने के लिए छोटे छोटे फार्मूले दिए जाते हैं जिससे कि वो याद हो जाए। ठीक, तो ये है फार्मूला किसका? फॉर्मल चार्ज, यानी फॉर्मल आवेश ज्ञात करने का। ठीक है, तो देखिए अब ये फॉर्मल आवेश ज्ञात करने का फार्मूला। अब हम देखते हैं हमारी जो अगली टॉपिक होगी क्या, लुईस स्ट्रक्चर। ये लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है? कल तो हमने थोड़ी सी बात बताई थी कि हम लुईस स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, हमने लुईस स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर नहीं बता पाए क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। लेकिन आज हम सीधे सीधे लुईस स्ट्रक्चर ही शुरू करेंगे। तो ये लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जैसे बात करें कि हम जब एटम्स को देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स देखते हैं, मान लीजिए हमने देखा CO2 को देखा, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं क्या होता है, यही होता है इसका स्ट्रक्चर, यही होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। ये बना कैसे है? क्या ये, इसको तो हम बोलते हैं कि ये लुईस स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बना कैसे? कैसे हमने जाना कि हम इसको इस रूप में बनाएंगे? भाई कोई तो तरीका रहा होगा कि जिससे हमने जाना कि हम इसको कैसे बनाएंगे कि ये इस तरीके का बन जाए, है ना। तो इन्हीं सबके लिए और भी मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए हम लेते हैं CCl4 ही लेते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कैसे बना? इसका भी तरीका होगा, कोई तो रास्ता या कोई भी वे होगा जिससे कि हम इसको बना सकें, है ना। नहीं तो हम इसको क्या सीधे लिख देते हैं, क्या ये हमारा C और Cl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। लेकिन नहीं, इसका स्ट्रक्चर तो बनना चाहिए, है। तो बात करें तो ये जो लुईस स्ट्रक्चर होता है ये सिर्फ स्ट्रक्चर को बताता है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, ना कि ये उसकी आकृति बताता है, यानी ना कि उसकी ज्यामिति बताता है। ये ज्यामिति नहीं बताता, ये सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बताता है कि स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। ठीक है, ज्यामिति के लिए आगे अलग अलग थ्योरियां आई हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम अभी लुईस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं,
इसके बाद हमारी थ्योरी आएगी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको हम वेस्पर थ्योरी बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तब जाके हमको जो कहें तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर ज्यामिति जो होगी तब क्लियर होगी कौन सी ज्यामिति किस मॉलिक्यूल या किस आयन के लिए कौन सी ज्यामिति बनेगी। ठीक है, तो ये तरीका होगा लुईस संरचना, यानी लुईस संरचना इसी को बोलते हैं। और ये बनती कैसे है इसके लिए हम देखेंगे। तो बात करें तो ये क्या होता है, लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए, इट प्रोवाइड्स ए पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। मतलब यह हमें दिखाता है, प्रोवाइड्स मतलब दिखाता है, हमें दिखाता है क्या, बॉन्डिंग, पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग, मतलब जो आबंधन हो रहा है उसका चित्र दिखाता है ना। कहीं मतलब ये किसी मॉलिक्यूल्स या किसी आयन में बंधन यानी बंध के बनने के चित्र को दिखाता है। इन टर्म ऑफ शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किसके रूप में, इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों के पेयर के रूप में, है ना, जो कि शेयर हुए हैं यानी जिनकी साझेदारी हुई है, उन इलेक्ट्रॉनों के युग्म के रूप में दिखाता है। एंड द ऑक्टेट रूल, और दिखाता है किसके रूप में, और दिखाता है हमको ऑक्टेट रूल के रूप में, यानी ऑक्टेट नियम के आधार पे, जो कि हमने पढ़ा क्या ऑक्टेट नियम, कि वैलेंस सेल में हर एटम ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है। ठीक है, उसी पे आधारित होगा। तो देखिए, कोशिश करेंगे कि लुईस स्ट्रक्चर तैयार कीजिए अच्छे से, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर आप आसानी से पढ़ सकते हैं और कोशिश करेंगे तो लुईस स्ट्रक्चर से आप किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी आयन का स्ट्रक्चर बना ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप ये और क्या चीजें बताता है लुईस स्ट्रक्चर। देखिए, लुईस स्ट्रक्चर में हम डील किन किन बातों के साथ, यानी किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होगा लुईस स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो पहले तो बात करें, ये लुईस स्ट्रक्चर हमें दिखा दिया कि लुईस स्ट्रक्चर होता क्या है। अब बात करें तो लुईस स्ट्रक्चर 2-3 बातों पे कहीं ना कहीं निर्भर रहता है। एक तो जैसे बता दिया गया आउटर इलेक्ट्रॉन या जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर यानी बाहरी इलेक्ट्रॉन, या फिर कह सकते हैं कि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसी को हम बोलते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन। एक बात तो ये होगी कि इस पे निर्भर करेगा, यानी इसकी जरूरत होगी हमको लुईस स्ट्रक्चर को देखने के लिए, जिसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, यानी लुईस संरचना बोलते हैं, लुईस बिंदु संरचना भी बोलते हैं इसके लिए। और बात करें तो दूसरी बात जो हमारे यहाँ पे होगी वो होगी हमारी ऑक्टेट की। ऑक्टेट जिसको कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन, यानी हर एटम, जो भी एटम होगा उस कंपाउंड या कहें तो उस मॉलिक्यूल या उस आयन में जो भी एटम होगा वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। ऑक्टेट का मतलब कि वो अपने लास्ट यानी अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों को रखना चाहेगा, यानी रखेगा, पूरी कोशिश करेगा कि वो 8 इलेक्ट्रॉन को उसमें पूरा करें। ऐसा नहीं कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा होंगे, पूरा होंगे। ठीक है, लेकिन एक केस ऐसी भी बनेगी कि ये 8 इलेक्ट्रॉन सभी एटम्स में पूरे नहीं होंगे। ये कहे तो हमारे टर्मिनल एटम यानी जो बाहर वाले एटम होंगे, यानी बाहर वाले परमाणु होंगे, टर्मिनल परमाणु होंगे, उनके लिए ये होना जरूरी है, यानी उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हर हाल में होगा। ठीक है, इसमें एक अपवाद होता है जिसको लिख लीजिए। इसमें एक अपवाद होता है हमारा हाइड्रोजन, जिसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कहीं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमको पता है कि हाइड्रोजन हमारा पहला तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, जिसके पास सेल्स की संख्या कितनी है, ओनली 1 है ना, जिसमें सब सेल्स सिर्फ 1 है, यस, और एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो भाई जगह होगी अगर घर में तभी तो किसी बाहरी सदस्य को रखोगे, अगर जगह नहीं होगी तो हम बाहरी सदस्य को क्यों अपने घर में रखेंगे। तो ठीक वैसी बात, एक ही कक्षा है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है, एक को ये और अपने पास रख सकता है, यानी कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए होगा। और बात कीजिए तो ये हमने बताया कि एक बार एक टूटती भी है, हाइड्रोजन के लिए टूटी, हाइड्रोजन टर्मिनल एटम भी होगा, यानी सीमा का कहे तो बाहरी एटम भी होगा, उसके बाद भी ये 2 इलेक्ट्रॉन ही रखेगा। लेकिन ये एक जगह पे और टूटती है, जब हम बात करें सेंट्रल एटम की, यानी जो सेंट्रल एटम जो हमारे सेंटर में होता है, केंद्र एटम में होता है, ठीक, उसके लिए भी इसको हम तोड़ सकते हैं। लेकिन तोड़ेंगे कैसे, ये भी बात है। तोड़ेंगे क्या, कम कर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रूल का टूटना मतलब क्या कम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन? नहीं, हम इलेक्ट्रॉन को बढ़ा भी तो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये सिर्फ एक चीज होगी, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक होगा, यानी सेंट्रल एटम के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इट कैन बी नेग्लेक्टेड
इट कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर सेंट्रल एटम, फॉर सेंट्रल एटम। अब भाई नेग्लेक्ट होगा, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये नेग्लेक्शन यानी नेग्लेक्ट सिर्फ एक कहते हैं कि कम के लिए ना होगा, ये सिर्फ ज्यादा करेगा, यानी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं होगा। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन से कम ना होकर के सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। हम लिख सकते हैं कि सिर्फ मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं हम, क्या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम कर सकते हैं, मिनिमम नहीं कर सकते। कहने मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से नीचे नहीं जा सकते हैं। उसमें हम हर समय देखेंगे, कोशिश करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन रहे। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम उससे ज्यादा रखेंगे, उससे कम नहीं होगा। बाकी लिखना कैसे है लुईस स्ट्रक्चर, अभी आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। जब आप अभी एग्जाम्पल देखेंगे, 7-8 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल हम बताएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम लिखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉनों को, यानी जो लुईस संरचना होगी उसमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे दर्शाएंगे, कैसे हम चिन्हित करेंगे कि कौन सा एटम हमारा टर्मिनल एटम होगा, कौन सा एटम हमारा कहें तो सेंट्रल एटम होगा। इसके लिए हम इसी में देखेंगे किस प्रकार हम चूज करेंगे सेंट्रल एटम को, किस प्रकार हम चूज करेंगे अपने टर्मिनल एटम को। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको नोट नहीं करेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे, यानी तो आप लुईस स्ट्रक्चर यानी लुईस संरचना को आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ पॉइंट हैं जिसमें कहें तो हमारे को सिलेक्शन के पॉइंट होंगे। सिलेक्शन मतलब कि हम सिलेक्ट करेंगे किस प्रकार से हम सेंट्रल एटम को चूज करें, कौन सा सेंट्रल एटम रखें। भाई मॉलिक्यूल है, कई प्रकार के एटम यानी कई प्रकार के परमाणु होंगे, तो हम उसमें चूज करेंगे कि हम किसको सेंट्रल एटम माने और किसको हम टर्मिनल एटम माने। ठीक है, और उसके साथ ही हम ये भी चूज करेंगे जो चार्जेज होते हैं, है ना, वो किस पे लगाए जाए। भाई पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी अगर एनायन होगा तो निगेटिव चार्ज, अब वो निगेटिव चार्ज लगे किस पे ये भी तो जानना होगा। भाई मॉलिक्यूल लिखा है तब तो ठीक है, लेकिन लगे कैसे निगेटिव चार्ज किसी पर्टिकुलर एटम पे, तब बात करेंगे हम फॉर्मल चार्ज की। ठीक है, तो और फिर बात करें तो पॉजिटिव एटम है यानी कि कैटायन है, तब उस पर धन चार्ज कहाँ लगे, इसका भी ध्यान देना होगा ना। फिर बात करें तो कितनी वैलेंसी कौन रखेगा, वैलेंसी मतलब संयोजकता, यानी कि कितने बंध वो बना सकता है। ठीक है, इसकी बात होगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट है हमारे यहाँ पे। तो देखेंगे हम किस प्रकार से हम पहले सेंट्रल एटम को चुनेंगे। ठीक, क्योंकि भाई जब तक सेंटर मिलेगा नहीं तब तक हम टर्मिनल यानी किनारे वाले एटम्स को नहीं खोज सकते। इसलिए सबसे पहले केंद्रीय एटम यानी केंद्रीय परमाणु को हम खोजेंगे, कौन सा केंद्रीय परमाणु होगा किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल में। ठीक है, देखिए जिसके लिए पहले नियम, रूल फॉर सिलेक्टिंग सेंट्रल एटम, मतलब ये नियम है हमारे केंद्रक यानी केंद्रीय परमाणु को चूज करने के लिए, यानी केंद्रीय परमाणु को चुनने के लिए किस प्रकार से हम केंद्रीय परमाणु को चुनेंगे। तो बात करें तो सबसे पहले हम जैसे मान लीजिए कई एटम होते हैं भाई, मान लीजिए ये हमारा मान लीजिए NH3, ठीक है, इसमें हमको चुना हुआ सेंट्रल एटम है कौन, तो उसके लिए देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम सभी एटम्स की तुलना करेंगे किसमें, लीस्ट नंबर, यानी सबसे कम संख्या में कौन है, जो सबसे कम संख्या में होगी उसी को हम अपना सेंट्रल एटम मानेंगे। तो पहली बात तो ये। उसके बाद अगर 2-3 एटम हो गए जो कि लिस्ट नंबर में है, यानी जिनकी संख्या बराबर है, इसमें मान लीजिए N है सबसे छोटा, यानी N में सबसे कम संख्या है, N की, उसके बाद H की संख्या 3 यानी हाइड्रोजन की संख्या 3 है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड हमारे पास मिल जाए, जैसे कोई कंपाउंड हमको मिल जाए कि जिसमें क्या कहते हैं उसको कि वो ठीक हो, मतलब ये देखिए यानी दो चीजें एक सेम हो, जैसे मान लीजिए HNO3, तो इसमें क्या लिस्ट नंबर है, देखिए लिस्ट नंबर किसके किसके हैं, सबसे कम संख्या में N भी एक है H भी एक है, इसका मतलब लिस्ट नंबर दोनों की बराबर हो गई, यानी 2 की लिस्ट नंबर बराबर हुई H की और N की। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, यानी यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं चूज कर पाएंगे किसको हम सेंट्रल एटम माने। तो तब हम जाएंगे दूसरी बात की तरफ। ये पहला पॉइंट होगा, लिस्ट नंबर पे देखेंगे। अगली बात इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिस्ट, क्या मतलब कि उसके बाद हम देखेंगे कि किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत पहले मैंने पढ़ाया है, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता। जिसको ना पता हो वो प्लेलिस्ट जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो को देख डाले, उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता को बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक, तब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिस्ट यानी किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, ठीक है, किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम है। तो इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी कम होगी,
जिसको हम सेंट्रल एटम माने। ठीक, तो इस तरीके से। फिर अगली बात करें तो लार्जेस्ट साइज यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिस्ट होने के बाद हम लार्जेस्ट साइज देखेंगे, यानी किसकी साइज बड़ी है ना, किसकी साइज सबसे बड़ी होगी उसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे। फिर अगली बात हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, यानी जब इस पे भी नहीं पता चलेगा, लार्जेस्ट साइज से भी हम ना निकाल पाए, तब हम हाईएस्ट एटॉमिक नंबर की तरफ भागेंगे, यानी कि मैक्सिमम परमाणु संख्या, यानी जिसकी परमाणु संख्या सबसे ज्यादा होगी तब हम उसको मानेंगे कि वो हमारा सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो ये पहली बात। अब देखिए, ये तो होगा पहले लिस्ट नंबर देखेंगे किसकी संख्या कम है। अगर वहां से नहीं क्लियर होता तब हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, उसको सेंट्रल एटम मानेंगे। फिर हम देखेंगे कि लार्जेस्ट साइज किसकी है। ठीक है, लार्जेस्ट साइज किसकी है उसको सेंट्रल एटम। फिर बात करें तो मानेंगे हम हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, यानी हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तब हम इसके थ्रू ही रखेंगे किस एटम को सेंट्रल एटम माना जाए। अब देखिए कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि जिनको हम कभी सेंट्रल एटम मान ही नहीं सकते। तो देखिए कौन कौन से हैं जिनको हम कभी सेंट्रल एटम मान नहीं सकते। वो हमारे हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन, यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन को हम कभी भी सेंट्रल एटम नहीं मानेंगे। ठीक है, इसीलिए जो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था क्या, HNO3, इसमें हम सेंट्रल एटम किसको माने, लिस्ट नंबर मान लीजिए 1 है 2 है, 2 लिस्ट नंबर है। ठीक है, अगली बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिस्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिस्ट किसकी होगी, H की, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे, ऐसा नहीं है। उसीलिए यहाँ पे ये अलग से लिखा गया है क्या, H and F कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, मतलब H और F को हम कभी भी सेंट्रल एटम नहीं मानेंगे। तो H नेग्लेक्ट हो गया भाई, H सेंट्रल एटम नहीं हुआ, तो क्या बचा N, यानी कि यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा N होगा, यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, फिर देखिए H और F को यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन को हम कभी भी सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु के रूप में नहीं रखेंगे। अब देखेंगे क्या सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम हम मान किसको किसको सकते हैं भाई, कौन कौन से ऐसे एटम होंगे जिनको हम सेंट्रल एटम मानेंगे। तो बात कीजिए तो देखेंगे, सबसे पहले हम मान सकते हैं कार्बन। कार्बन अगर हो परमाणु में तो आप सेंट्रल एटम मान सकते हैं, यानी कार्बन अगर आपके मॉलिक्यूल अणु में दिया गया हो, आयन में दिया गया हो, तो अब आप कार्बन को सेंट्रल एटम मान सकते हैं। कार्बन के बाद बात करें तो हम मान सकते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन भी अगर हो, कार्बन नहीं है तो नाइट्रोजन को मान सकते हैं सेंट्रल एटम, हो सकता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद बात करें तो हम ऑक्सीजन को भी सेंट्रल एटम मान सकते हैं, क्या ऑक्सीजन को भी सेंट्रल एटम हम मान सकते हैं। ठीक है, फिर बात करें अगर ऑक्सीजन और भी बात कीजिए तो हम मान सकते हैं कि क्लोरीन को, क्लोरीन को हम सेंट्रल एटम मान सकते हैं। ठीक, क्लोरीन हो गया। क्लोरीन की बात करें तो और किसको हम सेंट्रल एटम मान सकते हैं, तो क्लोरीन के बाद हम मान सकते हैं सिलिकॉन को, फास्फोरस को, ये सब सेंट्रल एटम में हमारे आएंगे, फास्फोरस को। और भी बात करें तो हम मान सकते हैं हम सल्फर को भी, क्या सल्फर को भी सेंट्रल एटम मान सकते हैं, और भी सेंट्रल एटम हो सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा आयन हमको दिया गया है, उसके आधार पे ही हम सेंट्रल एटम मानेंगे। ठीक है, तो चलिए ये सेंट्रल एटम के लिए रूल हुआ। अब देखेंगे हम अगली बात जो होगी हमारी दूसरी बात। तो बात करें तो दूसरी बात होगी हमारी की, देखिए ये पहली बात हुई, दूसरी बात के लिए देखिए हमारी दूसरी बात होगी रूल में ही है। ठीक है, दूसरी बात में हम जानेंगे कि जो ऑक्टेट वाला रूल होगा उसको फॉलो कराना है किसके पास, हमारे सेंट्रल कहें तो हमारे टर्मिनल एटम के पास। मैंने पहले बताया था कि टर्मिनल एटम हर हाल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि ऑक्टेट ऑफ टर्मिनल एटम मस्ट बी कंप्लीटेड, क्या कह सकते हैं, ऑक्टेट ऑफ टर्मिनल एटम्स, ऑक्टेट ऑफ टर्मिनल एटम्स मस्ट बी कंप्लीटेड, मस्ट बी कंप्लीट, मतलब जो हमारे किनारे के एटम्स होंगे यानी किनारे के परमाणु होंगे उनका जो ऑक्टेट होगा, यानी उनकी जो ऑक्टेट संख्या 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनके वैलेंस शेल में होगी, उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होगी। यानी कि जब हम बनाएंगे तो उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम सबसे पहले कोशिश करें कि जो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉनों वाली बात है वो हमारे टर्मिनल एटम यानी जो किनारे वाले एटम्स हैं उनके लिए पूरी हो जाए। ठीक है, जब उनको 8 इलेक्ट्रॉन हम दे लेंगे उसके बाद ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे कि वहां पे हम इलेक्ट्रॉनों को और यानी और जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचेंगे उनको हम सेंट्रल एटम को दे सकें।
अब बात यहाँ पे, तो यहाँ पे एक भी एक्सेप्शन मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, कौन सा? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा, हम कभी सेंट्रल एटम तो मानेंगे नहीं, ऊपर ही हो गया, तो हमारा हाइड्रोजन हम टर्मिनल एटम के रूप में मान सकते हैं, यानी किनारे वाले एटम्स के रूप में, यानी किनारे वाले परमाणु के रूप में हम हाइड्रोजन को मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं भाई, डैश लगा करके आप लिख लीजिए नोट्स में कि हाइड्रोजन के पास कभी नहीं होगा, यानी हाइड्रोजन क्या बनाता है? डुप्लेट, क्योंकि भाई हाइड्रोजन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन ड्यूप्लेट बनाएगा। ठीक है, और सब जितने भी टर्मिनल एटम होंगे हमारे, वो सब बनाएंगे हमारा क्या? ऑक्टेट, यानी 8 इलेक्ट्रॉनों को वो अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारे 2 रूल हुए, अभी और 3-4 रूल हैं। अब हम उन रूल्स की तरफ चलते हैं कि और कौन से हमारे 3-4 रूल्स बच रहे हैं, तो देखेंगे हम। और बचे हुए नियम जो जो हमारे हैं, किस तरीके से हम लिखेंगे अपना क्या लुईस स्ट्रक्चर। देखिए 2 बातें हमने जानी है, 2 रूल हमने देखा। तीसरी बात, सेंट्रल एटम कैन हैव 8 or more than, यानी 8 or more इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, मतलब जो सेंट्रल एटम हमारा केंद्रीय परमाणु होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन, हमने अभी बताया था कि वो सेंट्रल एटम के लिए हम ऑक्टेट रूल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी ऑक्टेट रूल को तोड़ सकते हैं, उसका उल्लंघन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या सेंट्रल एटम कैन हैव 8 or more इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, मतलब जो सेंट्रल एटम हमारा केंद्रीय परमाणु होगा वो 8 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन्स को अपने संयोजी कोष में रख सकता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान दीजिएगा और नोट करिएगा सब। देखिए अगली बात, चौथी, सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी। कोवैलेंसी कौन सी शब्द है जानना होगा। सेंट्रल एटम कैन हैव, यानी सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी, मतलब कोवैलेंसी का मतलब होता है सहसंयोजकता। संयोजकता हम जानते हैं वैलेंसी, लेकिन कोवैलेंसी मतलब सहसंयोजकता। कहने का मतलब जो सेंट्रल एटम होगा वो मैक्सिमम कोवैलेंसी, यानी कहें तो मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहना चाहेगा, यानी कोवैलेंसी को हम समझ सकते हैं कि मैक्सिमम बॉन्ड बनाना चाहेगा। बॉन्ड मतलब मैक्सिमम आबंध बनाना चाहेगा, अधिकतम आबंध, यानी कितना अधिक से अधिक वो आबंध बना सकता है, उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम कोवैलेंसी। और जो कोवैलेंसी होती है सहसंयोजकता, मतलब कितने लोगों के साथ संयोग कर सकता है। सा मतलब सा और संयोग, यानी कितने लोगों के साथ संयोग कर सकता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सहसंयोजकता। तो वो क्या मैक्सिमम लोगों के साथ संयोग करना चाहेगा। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी बात करें तो सहसंयोजकता मैक्सिमम होती कितनी कितनी है, हमने जैसे सेंट्रल एटम्स बताए, तो ये मान लीजिए हमारे 6-7 सेंट्रल एटम लिखे गए हैं, तो इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी कितनी। देखिए बात करें अगर हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन हमको कितने बॉन्ड के रूप में मिलता है? कार्बन हमको कितने बॉन्ड के रूप में मिलता है? 4 ना। तो कार्बन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? 4। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन हमको मैक्सिमम कितने कोवैलेंसी के साथ मिलता है, यानी कितने बॉन्ड के साथ मिलता है? कितने के साथ मिलता है? ये इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 5, लेकिन ये बॉन्ड बनाता है सिर्फ 4 बॉन्ड। यानी क्या, भले ही नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 हो, लेकिन ये हर समय 4 बॉन्ड बनाएगा, ये कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। जबकि इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3 और 5 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, यानी 3 और 5 इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी ये होती है, एक 3 एक 5, 2 प्रकार की संयोजकताएं दिखाता है। ठीक, 3 और 5, लेकिन जो मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी होगी वो 5 होती है, लेकिन ये बॉन्ड कितने बनाएगा? ओनली 4 से कम बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। 3 और 5 होते हैं, लेकिन बॉन्ड सिर्फ 4 ही बनाएगा, 4 या फिर 3। ठीक है, 5 की केस नहीं बनेगी। अब बात करें ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 2, यानी 2 से अधिक बॉन्ड कभी ऑक्सीजन नहीं बनाता है। यानी कितनी इसकी कितनी वैलेंसी होती, कितनी कितनी है? 1 और 2। तो कहने मतलब कभी कभी 1 बॉन्ड बनाता है या कभी कभी 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन कोशिश करता है कि हर समय ये मैक्सिमम कोवैलेंसी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़े, जिसके लिए ये 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी 2 आबंध का निर्माण करता है। अब बात करें तो हमारे पास अगला सेंट्रल एटम है क्या? टी, यानी कि फास्फोरस। तो फास्फोरस के लिए क्या होती है? फास्फोरस की मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 5। ठीक है, लेकिन फास्फोरस के केस में हम देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल होता है PCl3 और PCl5, आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट में। ठीक, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जब हम पढ़ेंगे तब इसको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे P कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, जबकि यहाँ पे 5, यानी लुईस स्ट्रक्चर के अनुसार मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और ये कोशिश करेगा कि 5 बॉन्ड बनाए। तो यहाँ पे कितना कितना इसके लिए होता है? 3 और
5, यानी 3 और 5 बॉन्ड ये बना सकता है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करेगा तो 5 बनाएगा। ठीक है। और बात करें तो किसके लिए, सल्फर, सल्फर के लिए बात करें तो सल्फर कितने बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम, तो सल्फर आपको F6 के रूप में मिलेगा, यानी जो मैक्सिमम बॉन्ड सल्फर बनाएगा वो बनाएगा 6, यानी इसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम 6 होगी। जबकि सल्फर की कोवेलेंसी होती कितनी कितनी है, तो देखेंगे हम सल्फर की कोवेलेंसी हमारी होती है 2, 4 और 6। ये 2 बॉन्ड भी बनाता है, 4 बॉन्ड भी बनाता है और 6 बॉन्ड भी बनाता है। इसके अनुसार मैक्सिमम 6 बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब बात इसी तरीके से क्लोरीन की, तो क्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 7। ठीक, लेकिन जो क्लोरीन दिखाता कितनी कितनी है, देखिए 1, 3, 5, 7 इतने दिखाता है क्लोरीन, यानी 1 बॉन्ड भी बना सकता है, 3 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है और 7 बॉन्ड, यानी सोचिए 1, 3, 5, 7 इतने बॉन्ड कार्बन यानी क्लोरीन बना सकता है, जबकि मैक्सिमम जो कोवेलेंसी होती है वो 7। इस नियम के अनुसार मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना चाहेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ना चाहेगा। ठीक है। और देखिए एक एटम और बच रहा है हमारा सेंट्रल एटम, तो उस सेंट्रल एटम को हम मान सकते हैं कि सिलिकॉन, ये किस फैमिली का है, कार्बन फैमिली का। जिस तरीके से कार्बन फैमिली में मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी हुई, ठीक उसी तरीके से सिलिकॉन के लिए भी मैक्सिमम 4 होगी, क्या, कोवेलेंसी, यानी सिलिकॉन भी मैक्सिमम 4 लोगों के साथ जुड़कर रहना चाहेगा। तो ये पूरी बात किसके लिए, सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन मैक्सिमम कोवेलेंसी, है ना, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़कर रहना चाहेगा कौन, हमारा केंद्रीय परमाणु होगा। ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये 4 रूल हो गए और रूल्स अभी और 2 रूल है, तो उनको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से 2 रूल्स हमारे पास और बचे हैं, जिसमें हम देखेंगे एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। देखिए आप देख सकते हैं। अब बात करें तो हमारा जो अगला रूल होगा, यानी 5वां रूल, वो होगा कि जब पॉजिटिव चार्ज की बारी आए, यानी कोई भी आयन हमको हो जिसमें पॉजिटिव चार्ज दिया गया हो, तो वो पॉजिटिव चार्ज हम लगाएंगे कहां पे, भाई जानना तो पड़ेगा कि वो पॉजिटिव चार्ज लगेगा कहां पे। तो देखेंगे हम, क्या हमारा रूल है 5। तो क्या होगा कि मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो हम लिख सकते हैं कि जब, यानी कि इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, मतलब जब पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, मान सकते हैं इसका, कह सकते हैं इसके एग्जांपल में कौन कौन से हम ले सकते हैं, यानी कुछ एग्जांपल भी होंगे, जैसे H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, यही होता है। बात करें तो NH4 प्लस ये होता है ना। तो जब एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, यानी ये कंडीशन बनेगी, तब की केस में ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा कहां पे, तो मतलब इट विल बी ऑन, लिख सकते हैं हम क्या, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, तो इट विल बी ऑन सेंट्रल एटम, मतलब जब आयन में हमको पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक चार्ज मिलेगा, धनात्मक आवेश मिलेगा, तब इसको हम रखेंगे कहां पे, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तब इस धनात्मक आवेश को हम हर समय रखेंगे सेंट्रल एटम पे, यानी जो हमारा केंद्रीय परमाणु होगा उसी पे हर समय हम धनात्मक चार्ज को रखेंगे। ठीक है। अब इसी तरीके से भाई ऋणात्मक चार्ज भी आएगा, कैटायन आया तो एनायन भी आएगा ना। तो देखिए ये पॉइंट नंबर 6, तो पॉइंट नंबर 6 में इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट। अब इसके भी कुछ एग्जांपल, ताकि याद रहे, अगर एग्जांपल हम देखते हैं तो एग्जांपल से हमको मैक्सिमम याद होने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी याद होने की प्रवृत्ति कहे तो याद होने की प्रतिशतता बढ़ जाती है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी, यानी जब हम एटम्स यानी एग्जांपल्स के साथ याद करते हैं तो हमारी प्रवृत्ति याद करने की बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए CO3 हो जाए, यानी कार्बोनेट आयन बोलते हैं, और फिर बात करें तो हम हो जाए हमारे पास, मान लीजिए कि हो सकता है NO2 माइनस हो जाए। ठीक है। इसी तरीके से और भी आप मान सकते हैं, जो भी कोई भी हो जिसपे माइनस चार्ज लगा हुआ हो, तो क्या होगा, मतलब इट विल बी ऑन किस पे, ये किस पे जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे गया तो निगेटिव चार्ज स्वाभाविक सी बात है टर्मिनल एटम पे जाएगा ना। तो क्या, इट विल बी ऑन
टर्मिनल एटम। ठीक है, कहने का मतलब ये जाएगा हमारे टर्मिनल एटम पे। कब? जब हमारे पास होगा निगेटिव चार्ज, तब ये होगा हमारे टर्मिनल एटम पे। यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव चार्ज होगा, तब ये जाएगा हमारे सेंट्रल एटम पे। कहने का मतलब हमने 6 पॉइंट्स देखे लुईस स्ट्रक्चर यानी लुईस संरचना को बनाने के लिए। हमने 6 पॉइंट देखे, जिसमें हमने पहला देखा कि हम चूज करते हैं पहले सेंट्रल एटम को। तो सेंट्रल एटम चूज कैसे करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि किस सेंट्रल एटम की कहें तो नंबर यानी लिस्ट नंबर में कौन सा एटम, उस मॉलिक्यूल या उस आयन में कौन सा एटम लिस्ट नंबर यानी सबसे कम संख्या में है। अगर उससे हमको क्लियर नहीं होता, तब हम देखते हैं किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। उससे बिना क्लियर हो, तब हम देखते हैं कि उसकी साइज कैसी यानी साइज। तो जिसकी लार्जेस्ट साइज होगी उसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे। अगर उससे बिना क्लियर हो, तब हम जाएंगे अपने एटॉमिक नंबर पे, यानी जिसकी एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगी उसके यानी उसको हम सेंट्रल एटम मानेंगे। ठीक है, फिर अगली बात कि जो H और F होते हैं यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन, उनको हम सेंट्रल एटम कभी नहीं मानते। ठीक, फिर अगली बात की बात करें तो सेंट्रल एटम होते कौन कौन से हैं? जैसे हमारा हो गया कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्लोरीन, इनको हम मान सकते हैं सेंट्रल एटम। फिर बात करें तो दूसरी बात हमने देखी कि दूसरी बात यहाँ पे लिखा था कि ऑक्टेट, यानी हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि टर्मिनल एटम्स के ऑक्टेट पूरे हो जाएं, यानी टर्मिनल एटम में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। जिसमें हमने एक एक्सेप्शन भी देखा, जो कि है हमारा किसका? हाइड्रोजन का, जिसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच सकते हैं, उसका आज तक नहीं पूरा होगा। ठीक है, फिर बात करें अगली बात हमने देखी यानी तीसरी बात जो हमने देखी वो थी हमारी कि सेंट्रल एटम के लिए हम उस ऑक्टेट रूल को तोड़ सकते हैं, यानी ऑक्टेट रूल का उल्लंघन कर सकते हैं। ठीक है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक हो सकते हैं। फिर हमने चौथी बात देखी कि चौथी बात में हर एटम यानी हर सेंट्रल एटम चाहेगा कि वो मैक्सिमम कोवेलेंसी में हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो जिसमें हमने देखा कि जो हमारा सल्फर होता है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 होती है, यानी वो मैक्सिमम 6 लोगों से जुड़ना चाहता है। और बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के पास भले ही कोवेलेंसी 5 होती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी भले ही नाइट्रोजन की 5 होती है, लेकिन वो जुड़ना चाहेगा सिर्फ यानी वो 4 बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा, वो सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी? 7, यानी कि वो 7 लोगों के साथ जुड़ना चाहेगा। इसी तरीके से बात करें कार्बन की, सिलिकॉन की, तो ये मैक्सिमम 4 लोगों के साथ। तो इसी तरीके से हमने देखा कि जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की यानी एटम्स की यानी परमाणुओं की जो मैक्सिमम सहसंयोजकता होगी वो कितनी होगी। तो इसी तरीके से बात करें पांचवा नियम, एक पॉजिटिव यानी अगर धन आवेश उस मॉलिक्यूल यानी उस आयन के ऊपर धनावेश होगा, तो वो धनावेश निश्चित है कि वो सेंट्रल एटम के ऊपर होगा। ठीक है, फिर छठवां बात यानी आखिरी बात जो हमने देखी कि क्या कि अगर निगेटिव चार्ज है तो वो हर समय टर्मिनल एटम पे रहेगा। ठीक है, तो ये पूरी बात थी क्या लुईस स्ट्रक्चर को लिखने की। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लुईस स्ट्रक्चर को लिखने की कोशिश करेंगे। अभी बातों को लिख लीजिए, अभी जब एग्जाम्पल समझाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा कि बातें कहना क्या चाहती हैं। ठीक है, तो ये बात हुई। अब कुछ कैलकुलेशंस हमको करना होगा कि कैलकुलेशंस मतलब बिना उन कैलकुलेशंस के हम लिख नहीं सकते, यानी लुईस स्ट्रक्चर को हम नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए उन कैलकुलेशंस को देख लेते हैं, कौन कौन सी गणनाएं हैं जो जिन गणनाओं के द्वारा हम लुईस स्ट्रक्चर यानी लुईस की संरचना को बना सकते हैं। सब विभिन्न एटमों की यानी विभिन्न मॉलिक्यूल्स या आयनों की हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो बात करें तो देखेंगे हम क्या कैलकुलेशंस हैं कुछ जिसको आपको निकालना आना चाहिए। क्या? सम कैलकुलेशंस। यानी कि कुछ गणनाएं, इन गणनाओं के द्वारा ही हम लुईस स्ट्रक्चर को निकाल पाएंगे यानी लुईस स्ट्रक्चर को बना पाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लीजिए कि पहली जो गणना होगी हमारी वो किसके लिए होगी। तो पहली गणना हमारी होगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्ट्रक्चर, यानी कि उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितने, और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन जो हमारे कहें तो जरूरत पड़ेगी, जिन इलेक्ट्रॉन्स की हम बॉन्ड बनाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ेगी। लिख लीजिए, अभी जब हम कैलकुलेशन किसी एटम के लिए करेंगे यानी किसी मॉलिक्यूल के लिए किसी एग्जांपल में हम कैलकुलेशन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो क्या पहली बात कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्ट्रक्चर लिख सकते हैं
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्ट्रक्चर। अब निकालेंगे कैसे, इसका कुछ फार्मूला होना चाहिए कि हम फार्मूले में निकालेंगे कैसे। तो मान लीजिए हम कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए हमने क्यू रख दिया नाम, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच कुछ भी, तो सिर्फ क्योंकि हमने क्या लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, तो हम इससे हर समय निकालेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताएगा। तो इसमें हम क्या निकालेंगे कि पहले तो इसमें निकालने के लिए देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स, यानी उस मॉलिक्यूल, उस आयन में जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सभी एटम के, तो क्या टोटल नंबर ऑफ, निकालने का तरीका है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कंबाइनिंग एटम लिख सकते हैं ना, मतलब जो एटम कंबाइन होके बनाएंगे मॉलिक्यूल यानी आयन को, उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कंबाइनिंग एटम, ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। एक बात ये हुई। अब अभी तो ये निकला है नहीं, अभी सिर्फ इतना ही है। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि माइनस करेंगे हम, क्या अगर पॉजिटिव चार्ज आया होगा उस आयन के ऊपर, मतलब पॉजिटिव आयन होगा, तब हम उसको माइनस कर देंगे। तो क्या कह सकते हैं कि माइनस, ब्रैकेट में लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, यानी कि माइनस जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज उसमें होंगे, ठीक है, तो लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, माइनस में वो पॉजिटिव चार्ज, माइनस में पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन जब निगेटिव चार्ज की बारी आएगी, ये तो पॉजिटिव चार्ज हुआ, लेकिन जब निगेटिव चार्ज की बारी आएगी, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, जब निगेटिव चार्ज की बारी आएगी तो निगेटिव चार्ज के होने से हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है ना। हम जानते हैं कि किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज तभी आता है जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो उससे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, क्या प्लस, प्लस क्या निगेटिव चार्ज, जो निगेटिव चार्ज की संख्या होगी वही, यानी कि जो निगेटिव चार्ज की संख्या होगी हमारी, उसी को हम बोलेंगे निगेटिव चार्ज, उसी को हम जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब पहला पॉइंट ये हुआ हमारा, क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा पहले हम क्यू से इसे सिंबल से दर्शाएंगे, कोई भी सिंबल आप दर्शा सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जिस सिंबल से दर्शा रहे हैं वो सिंबल हमको बताता क्या है, ठीक है। जिसमें हमने देखा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, मतलब जो जुड़ने वाले एटम्स हैं उनमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका उपयोग हमको करना है, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने भी एटम्स हैं उन सभी के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लिखेंगे हम, ठीक है। फिर माइनस, भाई अलग अलग एटम्स हैं तो अलग अलग एटम्स के लिए जोड़ देंगे हम सभी को, किसी का 4 होगा, किसी का 5, किसी का 6, सभी को जोड़ के तब ये कहा गया है, ठीक है, कंबाइनिंग एटम, जितने एटम कंबाइन होने हैं। फिर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम घटाएंगे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा। अगली बात, अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको हम जोड़ देंगे, जितना भी निगेटिव चार्ज हो उसको हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। फिर अगली बात होगी बॉन्ड पेयर्स की। देखिए दूसरी बात यहाँ पे लिखते हैं, दूसरी बात में हम क्या निकालेंगे, हम दूसरी बात में निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, तो क्या बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, अभी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे, इसको साइड करते हैं थोड़ा, एक मिनट ना। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला होगा क्या, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकालेंगे कितने बॉन्ड, हम पहले जब मॉलिक्यूल बनाएंगे ना, तो सेंट्रल एटम को लिखने के बाद जब सेंट्रल एटम की पहचान हम कर ले जाएंगे, तब उसके बाद हम टर्मिनल एटम, जितने भी टर्मिनल एटम बचेंगे उन सभी से एक एक बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो जब सभी से बॉन्ड एक एक बना देंगे तब हम उसी को लिखेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल बॉन्ड जो बने हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों का यूज हुआ है, यानी कि क्या नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी क्या 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब हमको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर एक सिंगल बॉन्ड बना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 2, तो हमें क्या टोटल निकालना है, यानी टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने होंगे वो, और फिर क्या 2 से उसमें गुणा करेंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है,
ठीक है, दो बात हो गई। तीसरी बात यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे नीचे जगह नहीं बची है, हाँ नीचे जगह नहीं बची है, ऊपर देखेंगे हम। तीसरी बात में देखेंगे कि अब बारी आएगी लोन पेयर की, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे। बॉन्ड पेयर हुआ भाई, लोन पेयर भी तो होता है, कहीं हमने स्ट्रक्चर में देखा है जहाँ पे लोन पेयर होता है, दो डॉट रखे होते हैं, लोन पेयर को ऐसे दिखाते हैं ना, लोन पेयर यानी क्या, ऐसे दो इलेक्ट्रॉन को साथ में रख देते हैं, ये होते हैं हमारे लोन पेयर। तो कहने मतलब अब लोन पेयर निकालने की बारी आएगी, तो लोन पेयर हम निकालेंगे कैसे, देखिए लोन पेयर कैसे निकलेगा। ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, क्यू से हमने दर्शाया है, उसी में से हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, सीधे सीधे हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो क्या मतलब, बराबर क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिख सकते हैं, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी जितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, क्या जितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे निकल के, उन्हीं को हम वहां पे घटा देंगे। ठीक है, तो यहां से घटाने के बाद तो हम लोन पेयर होगा हमारा, तो हमें वहां से मिलेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल यानी छोटे में लिखे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बराबर, ठीक है, यहाँ पे क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, बराबर क्या होगा, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करें तो ये लोन पेयर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, क्योंकि जब थोड़ा सा सुसज्जित होता है तब फार्मूला हमको आसानी से याद होता है ना। सभी को पता है जितने अच्छे से कॉपियां हम सजाएंगे उतना हमारा मन भी लगा रहेगा उस कॉपी में। ठीक, अगर कॉपियां गलत लिखेंगे, हम गड़बड़ लिखेंगे, कहीं पे काटेंगे, कहीं पे और करेंगे कुछ, तो हमारा मन नहीं लगेगा। और जब सुंदर सुंदर लिखा होगा अच्छा, तब हमारा भी मन लगेगा कि हम उसको पढ़ें, बार बार देखें। ठीक है, कि हमने उसको अच्छा लिखा है। तो ये होगा लोन पेयर। अब बारी आएगी कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का यूज हम कहाँ करेंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का यूज तो हो गया, लेकिन अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का यूज हम करेंगे कहाँ। ठीक है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का यूज हम करेंगे कहाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा होगा लोन पेयर के लिए, सबसे पहले तो लोन पेयर के लिए यूज करेंगे। ठीक है, और लोन पेयर यूज कैसे करेंगे उसको भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या, लोन पेयर के लिए, हाँ देखिए यहीं पे फर्स्ट यूज क्या होगा, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे फॉर मेकिंग लोन पेयर, फॉर मेकिंग लोन पेयर, मतलब कि सबसे पहले हम उसको कोशिश करेंगे कि सभी के ऊपर लोन पेयर के रूप में एडजस्ट करें। लोन पेयर के रूप में एडजस्ट कैसे करेंगे, मतलब जब हम अष्टक पूरा करेंगे टर्मिनल एटम का और सेंट्रल एटम के को इलेक्ट्रॉन देंगे, तब हम लोन पेयर बनाएंगे किस पे, सेंट्रल एटम पे। पहले हमारा टर्मिनल एटम पे लोन पेयर होगा क्योंकि हमको वहां पे अष्टक पूरा करना है। फिर हम सेंट्रल एटम के लिए लोन पेयर को बचाएंगे, यानी जो लोन पेयर बचेगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, वो लोन पेयर हम सेंट्रल एटम को देंगे। ठीक है, और इस बात का ध्यान हर समय रखेंगे कि मैक्सिमम कोवेलेंसी कम या ज्यादा ना हो, मैक्सिमम कोवेलेंसी में ही रहे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अगर ये काम नहीं होता है, मतलब कि इसके बाद भी, यानी फॉर मेकिंग लोन पेयर के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, ठीक है, तब हम कोशिश करेंगे, एडजस्ट नहीं होते हैं लोन पेयर के साथ, तब हम इसका यूज करेंगे किसमें, अगर नहीं होते हैं तब हम बनाएंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। कहने मतलब ट्रिपल बॉन्ड। पहली बात, पहले हम कोशिश करेंगे कि उसको लोन पेयर ग्रुप में एडजस्ट करने जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अगर वैसे नहीं एडजस्ट होते हैं तब हम बनाएंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और जब ये बनाएंगे, यानी जब ये बनाएंगे, तब हमारे पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे, यानी उनकी संख्या 0 हो जाएगी। तो ठीक है, ये 3 पॉइंट्स, यानी ये 3 कैलकुलेशंस हमको करने हैं। देख लीजिए, पहला कैलकुलेशन हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हमको स्ट्रक्चर बनाने में है, यानी उस स्ट्रक्चर को बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, फिर बात करें तो उसके लिए फार्मूला टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कंबाइंड, यानी जितने एटम्स हैं सभी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनको जोड़ेंगे। फिर घटाएंगे क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज उस पे है, वो कैटायन है, तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या जो होगी उसको हम यहाँ से घटा देंगे। और फिर अगर उस पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, भाई पॉजिटिव निगेटिव साथ में तो रहेगा नहीं, है ना, एक बार पॉजिटिव रह सकता है, अगली बार मान लीजिए एनायन मिल जाए तो वहां पे हमको क्या नेगेटिव चार्ज मिलेगा, यानी ऋणात्मक चार्ज। वहां के केस में हम उस ऋणात्मक चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ा है तभी तो ऋणात्मक चार्ज होगा, तब वहां पे हम उस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज को जोड़ देंगे। ठीक है,
तो निगेटिव अगर संख्या होगी यानी निगेटिव चार्ज आएगा तब उसकी संख्या को हम जोड़ देंगे। ठीक है, फिर बात करें अब दूसरी बात, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया कि सेंट्रल एटम की पहचान करने के बाद जितने टर्मिनल एटम बचेंगे सभी से एक एक बॉन्ड हम बना देंगे। ठीक, तो उससे क्या हमको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा जिसको हम 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड से निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन आ गए तब हमको बात करेंगे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम कैसे निकालें। ठीक है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन युग्म बोल देंगे। देखिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम कैसे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है क्यू है, इसमें से हम घटाएंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तब हमको मिलेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा, जितनी संख्या आएगी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की, उसको कहाँ यूज करेंगे हम, कहाँ यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे कहाँ पे, सबसे पहले फॉर मेकिंग लोन पेयर, यानी सबसे पहले कोशिश करेंगे कि लोन पेयर के रूप में सब एडजस्ट हो जाए, यानी व्यवस्थित हो जाए। अगर लोन पेयर के रूप में एडजस्ट नहीं होते हैं तब हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तब उन इलेक्ट्रॉनों को हम एडजस्ट कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी बात थी, ये कैलकुलेशंस है। आप एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी गणनाएं हमको करनी है। यानी इन 3 गणनाओं को, यानी इन 3 गणनाओं के साथ और जो बातें हमने 6 बातें लिखाई है ध्यान देने के लिए, उन 6 बातों और इन 3 गणनाओं के साथ यानी कुल 9 पॉइंट्स के साथ आप बना सकते हैं किसी भी एटम्स का, यानी किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी आयन का लुईस स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ठीक है, आप इन बातों को देख लीजिए और बहुत अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये सारी बातें आपको ध्यान में रही तो आप किसी कॉम्पिटिशन्स में भी लिख सकते हो, यानी किसी कंपटीशन में भी चूज कर सकते हैं कि कौन सा लुईस स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, जहां पे बात करें तो यहाँ पे आ जाता है, जैसे IIT में या नीट में पूछते हैं जब लुईस स्ट्रक्चर मान, तो वहां पे रिजोनेंस आप जानते हैं, रिजोनेंस मतलब अनुनाद, यानी कि बॉन्ड का इधर उधर होना, तो उसी को अनुनाद बोलते हैं कि एक स्थान बॉन्ड नहीं रहता। जैसे बेंजीन रिंग में आप देखा होगा, बेंजीन रिंग में कि बॉन्ड घूमते रहते हैं, तो वही होता है अनुनाद। तो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है लुईस स्ट्रक्चर वाले में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की तुलना में, जिसमें अनुनाद होता है यानी रिजोनेंस होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आप इन सभी को एक साथ निचोड़ मिला करके तभी आप बेटर स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर बेटर होगा यानी अच्छा होगा, तब आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये पूरी बात थी। अब हम शुरू करते हैं अपना एक आध 2 बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए, यानी 2 एग्जाम्पल हम बनाएंगे, उसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, देखिए हम 2 एग्जाम्पल्स के लिए देखते हैं कि कौन कौन से 2 एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। पहले तो सबसे पहले हम छोटे से शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे छोटा बताइए आप कौन सा होता है। सबसे छोटा हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। चलिए, ठीक है, तो हाइड्रोजन बनाएंगे हम। तो हाइड्रोजन में कितने एटम्स होते हैं, 2। तो हाइड्रोजन में देखिए 2 एटम्स होते हैं। ये हुआ हमारा H2। ठीक है, हाइड्रोजन में 2 एटम, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा। सबसे पहले हम सेंट्रल एटम के लिए जाएंगे, सेंट्रल एटम कैसे निकालें। तो जानते हैं हम कि दोनों सेम है, तो सेंट्रल एटम हम किसी को मान सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा H, यानी हाइड्रोजन 1 और 1 हाइड्रोजन। पहली बात ये लिखी हमने, बताते पहले हम सेंट्रल एटम को मानेंगे। अब सेंट्रल एटम के बाद हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिसको हमने क्या नाम दिया था, Q। Q क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो जिसमें क्या था, जिसमें था कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किसमें, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख लीजिए इसकी संरचना होती है क्या, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। भाई दोनों सेम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 + 1 यानी कि बराबर 2। यानी जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको इस बॉन्ड बनाने के लिए है, यानी इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है वो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बारी होगी 2 इलेक्ट्रॉन के बाद। अब हमने क्या कहा था कि दूसरी बात है, यानी दूसरा कैलकुलेशन हम करेंगे नंबर ऑफ क्या, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, लोन पेयर बाद में, पहले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या सिंबल लिया था, देखिए दूसरी बात हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए जाएंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने क्या कहा था कि जो भी होगा उसके बीच में हम एक बॉन्ड बना देंगे, जो भी एटम हो एक बॉन्ड उसके बीच में बना देंगे, यानी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे।
ठीक है, मतलब ये दो बॉन्ड, एक बॉन्ड हमने बना दिया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत हुई? तो मैंने बताया है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए हम दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? दो इलेक्ट्रॉन। तो कहने मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इसके लिए क्या फॉर्मूला था? 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड। ये फार्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए अभी धीरे धीरे पहुंचे तो ये भी छोटा, बहुत छोटा एग्जाम्पल हमने लिया। अभी जब बड़े एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे तब ये फार्मूले आपको रट उठेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना हुआ, तो 2 गुणे में 1 यानी कि बराबर करके 2 इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 हैं। अब बात करते हैं क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फार्मूला था हमारा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला था Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यही था फार्मूला अभी जस्ट पहले। तो देखेंगे कैसे निकालेंगे। Q की वैल्यू कितनी है? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Q की वैल्यू 2 है ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं 2 ही संख्या से लिखेंगे 2। फिर देखिए ये हमारा क्या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 ही, तो माइनस 2, यानी कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या आई वो आई 0। क्या? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या आई 0। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में कहीं भी लोन पेयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आई है 0, इसलिए ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन के लिए स्ट्रक्चर हो गया क्या? लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा लुईस स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोजन के लिए। देख सकते हैं आप ये 3 कैलकुलेशंस। ठीक है, इन 3 कैलकुलेशंस के आधार पे ही हमने इसको लिखा है। ठीक है, इसमें हम अब उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे समझ में आएगा। आप हाइड्रोजन का बना सकते हैं। एक एग्जांपल आज और देख लेते हैं। ठीक है, जो ही होगा हमारा O2 यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, इन टर्म्स को मिटा देते हैं, फार्मूले लिख देते हैं, वही फार्मूला रहेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए कौन सा एग्जांपल हमने बताया हम एग्जांपल लेंगे O2 मॉलिक्यूल का, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। ये हो गया O2। अब पहले हम क्या करतेंगे, तो पहले हमने क्या निकालेंगे हम? Q यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इसका जो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन एटम होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कितना होता है? ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन कितना? 8। तो इसका विन्यास होता है 2,6। ठीक है, 2,6 होता है इसका विन्यास। तो इसका मतलब कि एक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में, ये वैलेंस सेल लास्ट वाला ही होता है, तो वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन एटम हैं, तो कितना हो जाएगा? 6 + 6 यानी कि टोटल कितना? 12 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो हमें ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए 12 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। फिर बात करें 12 इलेक्ट्रॉन हो गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो फिर वही बात कि हम दोनों ऑक्सीजन को इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, यानी दोनों ऑक्सीजन एटम हमने लिख लिया। अब मैंने कहा कि उनके बीच में हम बॉन्ड बना देंगे। पहले एक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, हमने पहले दोनों ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना दिया। अब देखिए तो यहाँ पे क्या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हुए? देखिए 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड्स था, तो 2 और गुणे में 2 मतलब कितने? 4 इलेक्ट्रॉन हुए। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हमारे किस रूप में हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हमारे हुए बॉन्ड पेयर में, यानी बॉन्ड पेयर में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में होंगे। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन ना, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, क्यों? क्योंकि बॉन्ड एक है, भले इलेक्ट्रॉन 2 लेकिन बॉन्ड एक है। तो मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड होगा हमारा, एक बॉन्ड, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे बॉन्ड पेयर में। ठीक है, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना है तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात करें तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो देखिए फिर से Q यानी जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 12। अब 12 इलेक्ट्रॉन तो टोटल, लेकिन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 हैं, तो इसमें से घटाइए तो टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बचे? 10। ठीक है, यानी जो लोन पेयर्स की संख्या बची लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की वो हो गई हमारे पास 10। अब ये 3 कैलकुलेशन हमने कर लिए। अब बारी होगी उन 6 नियमों की, जो 6 नियम हमने बताया था। तो अब इसमें से हम सेंट्रल एटम किसको मान सकते हैं? कोई नहीं, चाहे जिसको सेंट्रल एटम मान सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। फिर दूसरी बात थी क्या कि हम कोशिश करेंगे कि जो ऑक्टेट हो किसका? टर्मिनल एटम्स का, यानी जो बाहर वाले एटम्स हो उनका ऑक्टेट हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और बात आएगी लोन पेयर की, तो लोन पेयर का यूज हम 2 रूप में कर सकते हैं। क्या? पहला होगा लोन पेयर के रूप में,
यानी एलपी के रूप में, और दूसरी रूप में क्या, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। यही बात थी ना कि पहले हम लोन पेयर बनाने के लिए यूज करेंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। तो देखिए अब इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 10 है। अब चलिए अष्टक पूरा करने के लिए चलते हैं। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके, पहले एक का अष्टक पूरा करते हैं। मान लीजिए इसका अष्टक पूरा करते हैं। ठीक है भाई, दोनों टर्मिनल हैं तो एक है। 8 पूरा करने के लिए हमको क्या चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन को इसको देना पड़ेगा। क्या, 7 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए लोन पेयर देते हैं इसको। चलिए लोन पेयर इसको देते हैं 1 2 3 4 5 6 हुआ। ठीक है, मान लीजिए इसको दे देते हैं 7। ठीक है, अब ये हमारे पास 7 हो गए। ठीक, लेकिन इसके लिए चलिए इसके लिए चलते हैं हम। अष्टक पूरा होगा, 7 8 हो गए। 8 इसमें क्या होगा हमारा, तो देखेंगे हम कि 2 कितने बचे हमारे पास, 3 ही बचे हैं। देखिए 7 हमने दिया, 3 3 6 1 7 दे दिया है। 7 2 9, एक और हम रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 10 हो गए। लेकिन क्या अष्टक इसका पूरा हुआ? भाई हमने कहा था कि कोशिश करेंगे अष्टक ही पूरा करें। इलेक्ट्रॉन तो हमने 10 दे दिए, जो 10 इलेक्ट्रॉन हमको लोन पेयर ग्रुप में देना था वो 10 इलेक्ट्रॉन हम इनको दे चुके हैं। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर सही है? देखिए इसका अष्टक पूरा 1 2 3 4, मतलब इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। क्या कहने का मतलब, इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए अब हम कोशिश क्या करेंगे भाई, अब डबल बॉन्ड की तरफ हमको चलना होगा, क्योंकि लोन पेयर देके तो हम पूरा नहीं कर सके कि लोन पेयर से ये बात पूरी नहीं हो सकी है ना। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इसका बॉन्ड बनाए, यानी बॉन्डिंग की तरफ चलें। तो चलिए बॉन्डिंग की तरफ चलते हैं। अगर इसको हम हटाएं यहां से, देखिए ये बात हुई है, इसको अगर यहां से हटाते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो लोन पेयर के रूप में हमने दिया था यहाँ पे, क्योंकि भाई लोन पेयर बनाएंगे सिंगल तो देंगे नहीं, ये था। तो इसमें अब बॉन्ड बनाएंगे। देखिए 4 यहाँ पे है, एक 5 इसके पास, और इसके पास कितने 6 7, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, तो हम वो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पे पूरी कैसे कर सकते हैं बताइए। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए हम, और इसके पास कितना 2 1 3 और 2 5 है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, देखिए 3 नहीं, इसको भी तो जोड़ते हैं। ये वाला साझे का बना हुआ है ना, तो साझे में कितना हुआ 2 2 4 और 2 6, यानी 6 इसके पास है, 2 2 4 2 6 और 2 8 इसके पास, यानी इसका अष्टक तो पूरा है ना, क्योंकि इसका अष्टक पूरा है। लेकिन इसके अष्टक में 2 2 4 और 2 6, यानी 6 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हम पूरी कैसे करा सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन उनका साझा करा दें, यानी एक बॉन्ड और बना दे। तो देखिए वो बॉन्ड हम बनाएंगे कैसे, इसको मिटा देते हैं यहां से। तो वो बॉन्ड हम बना देते हैं, देखिए ये बॉन्ड बन गया। ठीक, तो ये बॉन्ड बनने से क्या अब अष्टक पूरा हो गया। देखेंगे 2 2 4 और ये 4 8, क्योंकि ये साझेदारी हुई है ना। अगर इसका खुला स्ट्रक्चर हम बनाए, एक हो। अब देखिए अगर इसको हम डॉट से ही दिखा देते हैं, 2 2 4 2 6, ठीक है। और इसके, यानी इसके लिए हम दूसरे का यूज करते हैं। देखिए 2 इस सिंबल का, 2 2 4 2 6, ठीक। लेकिन अब इसने 2 बॉन्ड बनाया है, तो इसका जो कहे तो क्या बोलते हैं उसको, साझेदारी जो होगी वो इस रूप में होगी। ठीक है, क्योंकि भाई हमको पता है साझेदारी से ही बॉन्ड बन रहे हैं। तो कहीं मतलब देखिए 8 हुए, 4 और 2 6 2 8, यहाँ भी 4 2 6 2 8, यानी ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है वो है 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी होगा हमारा 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हुए ना, और यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी है 8 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये लुईस स्ट्रक्चर इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयन के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल अभी थे आपके लिए। अब अगले वीडियो में हम अभी और एग्जाम्पल के साथ आएंगे, तब आपको और अच्छे से और भी एग्जाम्पल को समझाएंगे, और आपको भी ये बनाना, यानी ये लुईस संरचना को बनाना आपको भी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।